तो दोस्तों एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल है डिवोर्स इन द ब्लैक। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक तरह से हमें देखने को मिलने वाली है, ये हमें प्राइम वीडियो पर एक तरह से देखने को मिलने वाली है। ये एक थ्रिलर ड्रामा होने वाली है और साथ ही साथ इसके अंदर हमें एक तरह से एक से बढ़कर एक एक कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। पूरी जानकारी इसके बारे में मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो है वो आप तक पहुंचते रहें। तो अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। एवा, एक युवा बैंक पेशेवर, तब तबाह हो जाती है जब उसका पति उनकी शादी को छोड़ देता है। वह तब तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है जब तक कि भाग्य हस्तक्षेप नहीं करता, उन दुष्ट कर्मों को उजागर करता है जिन्होंने एक समय में एवा के अपने जीवनसाथी से जुड़ने के भाग्य को नष्ट कर दिया था। मेगन मोनिक गुड, एक जन्म 8 अगस्त 1981, एक अमेरिकी अभिनेत्री और मॉडल है। निकेलोडियन सिटकॉम कजिन स्कीटर 1998 से 2001 में नीना की भूमिका निभाने से पहले उन्होंने पहली बार फिल्म ईव्स बेउ 1997 में अपनी भूमिका के लिए आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया। गुड को डिलीवर अस फ्रॉम ईवा 2003, रोल बाउंस 2005 और स्टॉम्प द यार्ड 2007 फिल्मों में अभिनय करने के बाद और अधिक प्रसिद्धि मिली। 2012 में गुड ने फिल्म थिंक लाइक ए मैन के कलाकारों की टुकड़ी में अभिनय किया। अगले वर्ष उन्होंने एनबीसी ड्रामा सीरीज डिसेप्शन में मुख्य किरदार जोआना लोकास्टो की भूमिका निभाई और कॉमेडी एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज में अभिनय किया। गुड ने फिल्मों वन मिस्ड कॉल 2008, सौवी 2008, द अनबॉर्न 2009 में सहायक भूमिकाएं निभाई है और डीसीयू फिल्मों शाजम 2019 और शाजम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स 2023 में डार्ला डुडले के सुपरहीरो संस्करण के रूप में भी काम किया है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। गुड का जन्म 8 अगस्त 1981 को लॉस एंजिल्स के पैनोरमा सिटी पड़ोस में हुआ था। उनकी मां, टायरा वार्डलोडॉयल, ने अपनी किशोरावस्था में गुड के प्रबंधक के रूप में काम किया और उनके पिता, लियोन्डिस लियोन गुड, एक एलएपीडी पुलिस अधिकारी है। 3, 4, 5 गुड ने कहा है कि उनकी नानी यहूदी और अफ्रीकी है। मेरी मां के पिता चेरोकी और कुछ और थे। मेरे पिताजी की मां प्यूर्टो रिकान और अश्वेत थीं और उनके पिता बारबाडोस से थे। 6 गुड का पालन पोषण कैनियन कंट्री, जिसे अब सांता क्लैरिटा, कैलिफोर्निया में हुआ। उनकी 3 भाई बहन हैं, जिनमें बड़ी बहन और साथी अभिनेत्री लामिया गुड शामिल है। 7 उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 4 साल की उम्र में की थी। गुड के अनुसार वह सुपर नर्डी, सुपर पतली, बकेत, बिग ओले एफ्रो के साथ बड़ी हुई और फिर भी मुझे अपने बारे में आत्मविश्वास की भावना थी, जैसे वे अभी तक इसे नहीं समझते हैं। 9 उसने कहा है कि उसके पास शुरुआती वयस्कता तक कोई रोल मॉडल नहीं था जब उसने अभिनेत्री चार्लीज थेरॉन की प्रशंसा करना शुरू किया। कैरियर। बचपन। अपने करियर के शुरुआती दौर में गुड ने डोगी हावसर, एमडी और एमेन जैसे टेलीविजन शो में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया। 8 जब वह 13 वर्ष की थी, गुड को उनकी पहली फिल्म 1995 की कॉमेडी फ्राइडे में कास्ट किया गया था। 3 उन्हें पहली बार कासी लेमन्स की 1997 की फिल्म ईव्स बेउ में परेशान किशोरी सिसली बैटिस्ट के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक मान्यता मिली। उन्हें 2 पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें उनका पहला एनएएसीपी इमेज पुरस्कार नामांकन भी शामिल था। वयस्कता। अगले कुछ सालों तक छोटी फिल्मों और टेलीविजन भूमिकाओं में काम करने के बाद गुड ने 2000 के दशक की शुरुआत में ज्यादा परिपक्व भूमिकाओं में बदलाव करना शुरू कर दिया। गुड का मानना है कि वह अपने से कई साल छोटे किरदार निभाने की वजह से वयस्क भूमिकाओं में जाने में सक्षम थीं। 10 1998 से 2001 तक वह निकलोडियन के टीवी शो कजिन स्कीटर में नीना के रूप में दिखाई दीं।
गुड ने फिल्म 3 स्ट्राइक्स और हाउस पार्टी 4 डाउन टू द लास्ट मिनट में छोटी भूमिकाएं निभाईं। 2003 में गुड के लिए एक प्रमुख वर्ष, उन्हें एक्शन ड्रामा बाइकर बॉयज और रोमांटिक कॉमेडी डिलीवर अस फ्रॉम ईवा में भूमिकाएं मिली, जिसने उन्हें बाल अभिनेत्री से वयस्क अभिनेत्री बनने में मदद की। वह माई वाइफ एंड किड्स के एक सीजन के लिए वेनेसा के किरदार में भी नजर आईं, इससे पहले कि उन्हें किसी अन्य अभिनेता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता। 2004 में गुड ने जॉर्डना ब्रूस्टर, सारा फोस्टर और जिल रिची के साथ एक्शन फिल्म डेब्स में अभिनय किया और 2005 ब्लैक मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन प्राप्त किया। उन्होंने द कुकआउट, लांस अन रिवेरा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म और टीन डांस फिल्म यू गॉट सर्व्ड में भी छोटी भूमिकाएं कीं। 2005 में गुड ने हॉरर फिल्म वेनम के साथ साथ अच्छी तरह से प्राप्त नियो नोयर फिल्म ब्रिक में सहाभिनय किया। उन्होंने मैल्कम डी ली की रोल बाउंस में रैपर अभिनेता बो वॉ के साथ अभिनय किया। 2006 में गुड ने शहरी एक्शन ड्रामा कमर डीप में कोको की भूमिका निभाई, जो उन्हें लगा कि उनकी पहली सच्ची मुख्य अभिनेत्री की भूमिका थी। 8 गुड ने उसी वर्ष वीडियो गेम स्कारफेस द वर्ल्ड इज योर्स के लिए एक पात्र की आवाज भी दी। 12 अगले वर्ष गुड ने डांस फिल्म स्टॉम्प द यार्ड में भूमिका निभाई, जिसमें नी यो और बचपन और निजी दोस्त कोलंबस शॉर्ट ने अभिनय किया। 3 2008 में गुड हॉरर फिल्म वन मिस्ड कॉल उन्होंने 2009 में गैरी ओल्डमैन और ओडे ट्यूस्टमैन के साथ द अनबॉर्न में अभिनय किया। 2019 में वह 2012 की थिंक लाइक ए मैन में कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा थीं, जो स्टीव हार्वे की 2009 की किताब एक्ट लाइक ए लेडी, थिंक लाइक ए मैन पर आधारित एक फिल्म थी। 2013 में गुड ने एंकरमैन 2 द लीजेंड कंटिन्यूज में अभिनय किया। गुड ने जनवरी से मार्च 2013 तक टेलीविजन पर वापसी की, डिसेप्शन में अभिनय किया। हेयर सैलून से निकलते समय गुड से उनके एजेंटों ने सीरीज के बारे में संपर्क किया था। वह अपनी कार में बैठी और एक बेवकूफ की तरह अकेले 30 मिनट तक रोती रही। 13 2014 में गुड ने थिंक लाइक ए मैन 2 के लिए अपनी भूमिका दोहराई। गुड कई संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए हैं, जैसे कि 50 सेंट, 21 प्रश्न, इमेजिन, आइसिस, जिसमें गुड की बहन लामिया गुड एक सदस्य है, लिल जॉनी, मेम्फिस ब्लेक, टायरेस और विल स्मिथ। उन्होंने मार्लन ओलिवेरा और साथी कलाकारों तमारा बास और टाय होजेस के साथ मिलकर अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी फ्रीडम ब्रिज एंटरटेनमेंट शुरू की है। शो गुड ने 30 जून 2013 को बीईटी पुरस्कार समारोह में माइकल कॉस्टेलो द्वारा डिजाइन की गई एक शाही नीले रंग की पोशाक पहनी थी। इस पोशाक में उनके मिड्रिफ तक एक गहरी नेकलाइन और एक फ्रंट स्लिट थी जो मध्यजांघ तक उठी हुई थी। 16 इसकी तुलना कभी कभी जेनिफर लोपेज द्वारा 2000 में 42वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में पहनी गई ग्रीन वर्साचे ड्रेस से की जाती थी। 17 फैशन और स्टाइल संपादकों ने समारोह में गुड को सबसे खराब पोशाक के रूप में चुना। 18 यह ड्रेस इसलिए भी विवादास्पद थी क्योंकि गुड बेस्ट गॉस्पेल आर्टिस्ट के लिए बीईटी अवार्ड प्रस्तुत कर रही थीं। द क्रिश्चियन पोस्ट की क्रिस्टीन थॉमसोस के अनुसार गुड का खुद को सेक्सी क्रिश्चियन के रूप में पेश करने के अपने स्टाइलिस्ट विकल्पों का बचाव करने का इतिहास रहा है। उन्होंने उस वर्ष की शुरुआत में कहा था, हर काम करने का एक शानदार तरीका होता है और सेक्सी होने या सेक्स अपील होने में कुछ भी गलत नहीं है, और मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति बनने जा रहा हूं जो साहसपूर्वक जनता के बीच जाएगा और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा, देखो, महिलाएं ठीक है। 18、19、20。गुड ने इंस्टाग्राम पर जवाब देते हुए दुख व्यक्त किया कि समारोह में उन्होंने जो पहना था, उसे लेकर उनके चरित्र और उनके तत्कालीन पति पर निर्णय पारित किया गया था। उसने कहा कि उसने पोशाक इसलिए चुनी क्योंकि उसे यह पसंद थी और उसने अपनी पोशाक में अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने की कोशिश की। 19、व्यक्तिगत जीवन
हालांकि वह चर्च में नहीं पली बड़ी थी। गुड एक ईसाई है, खुद को एक आध्यात्मिक व्यक्ति मानती है और उसने कई साक्षात्कारों में कहा है कि वह ऐसी भूमिकाओं को अस्वीकार करती है जो उसे लगता है कि भगवान को निराश कर सकती है। 22-23 उसने एक साक्षात्कार में बताया कि यीशु उसके नायकों की सूची में सबसे ऊपर है और उसने जो आखिरी किताब पढ़ी थी वह बाइबल थी। 22 साल की उम्र में गुड ने डेटिंग के बजाय अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चुना, जैसा कि उन्होंने 2004 के एक साक्षात्कार में बताया था। 2011 में गुड ने कोलंबिया पिक्चर्स के एक कार्यकारी और 7वें दिन के एडवेंटिस्ट उपदेशक डेवोन फ्रैंकलिन को डेट करना शुरू किया। अप्रैल 2012 की शुरुआत में उनकी सगाई हुई और 16 जून 2012 को कैलिफोर्निया के मालिबू में ट्रायम्फो क्रीक वाइनरी में उनका विवाह हुआ। 24-25 इस जोड़े ने कहा कि वे अपनी शादी से पहले अपने रिश्ते में पवित्र रहे। 17 दिसंबर 2021 में यह घोषणा की गई कि गुड और फ्रैंकलिन शादी के 9 साल बाद तलाक ले रहे हैं। 26 जून 2022 में उनका तलाक फाइनल हो गया। 27-1 गुड मई 2023 से अभिनेता जोनाथन मेजर्स को डेट कर रही है। 28-29 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1995 एक इच्छा करो मॉली जेनी छोटा शुक्रवार बच्चा 1997 ईव्स बेउ सिसली बैटिस्ट 1999 लड़कियों का गुप्त जीवन के 2003 स्ट्राइक बुएला डगलस ग्रह पर नए बच्चे नीना जोन्स कजिन स्कीटर टीवी मूवी 2001 हाउस पार्टी 4 आखिरी मिनट तक टीना वीडियो 2003 बाइकर लड़के टीना हमें ईवा से बचाओ जैक्वी डेंड्रिज चलो या मरो नकली शुक्र वीडियो 2004 डीबीएस मैक्स ब्रेवर आपको परोसा गया सुंदर द कुकआउट ब्रिटनी कोरी हार्ड्रिक्ट जन्म 9 नवंबर 1979 एक अमेरिकी अभिनेता है। वे 1990 के दशक के उत्तरार्ध से फिल्म और टेलीविजन में दिखाई दिए हैं। व्यक्तिगत जीवन हार्ड्रिक्ट का जन्म शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। 6 साल तक डेटिंग करने के बाद उन्होंने और अभिनेत्री टिया मोवरी ने क्रिसमस के दिन 2006 में सगाई कर ली। 20 अप्रैल 2008 को उन्होंने सांता बारबरा, कैलिफोर्निया में शादी कर ली। 2011 में मोवरी की पहली गर्भावस्था को स्टाइल नेटवर्क पर उनके और उनकी जुड़वां बहन द्वारा अभिनीत रियलिटी टीवी शो टिया एंड तामेरा में दिखाया गया था। 5 हार्ड्रिक्ट और मोवरी का एक बेटा है जिसका नाम क्री टेलर है, जो 28 जून 2011 को पैदा हुआ था। 6, 7, 8 और एक बेटी है जिसका नाम कायरो तियाना है, जो 5 मई 2018 को पैदा हुई थी। 9, 10, 4 अक्टूबर 2022 को यह घोषणा की गई कि दोनों आपसी मतभेदों के कारण अलग हो गए हैं। 11, उन्होंने अप्रैल 2023 में अपने तलाक को अंतिम रूप दिया। कैरियर जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें कोरी हार्ड्रिक्ट समाचार पत्र किताबें विद्वान जेस्टर सितंबर 2021 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। हार्ड्रिक्ट ने 1990 के दशक के अंत में टेलीविजन पर अपना करियर शुरू किया, जिसमें स्मार्ट गाय, दैट्स सो रेवेन, फेलिसिटी, वंस एंड अगेन और ईआर जैसे साप्ताहिक प्राइम टाइम कार्यक्रमों में दिखाई दिए। उन्होंने 1999 की रोमांटिक कॉमेडी नेवर बीन किस्ड से अपनी फिल्मी शुरुआत की, जिसमें ड्रू बैरीमोर ने अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने ड्रामा क्रेजी ब्यूटीफुल 2001 में भूमिका निभाई। हार्ड्रिक्ट क्रिएचर अननोन 2004, माइल्स फ्रॉम होम 2006 और ड्रिफ्टवुड 2006 में भी दिखाई दिए हैं।
1999 में हार्ड्रिक्ट ने अपनी भावी पत्नी टिया मोरी और उनकी जुड़वां बहन तामेरा मोरी के साथ हॉलीवुड हॉरर फिल्म में सहअभिनय किया। 2007 में उन्होंने एबीसी फैमिली सीरीज लिंकन हाइट्स में एक आवर्ती भूमिका निभाई और फिल्म नेबरहुड वॉच का कार्यकारी निर्माण किया, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। 13 अगले वर्ष हार्ड्रिक्ट ने क्लिंट ईस्टवुड द्वारा निर्देशित और अभिनीत फिल्म ग्रैंड टोरिनो में सहायक भूमिका निभाई। 14 उसी वर्ष उन्हें गायिका ब्रांडी के गीत राइट हियर डिपार्टेड के संगीत वीडियो में उनके प्रेमी के रूप में लिया गया। 2009 में वे रोमांटिक कॉमेडी हीज जस्ट नॉट दैट इनटू यू और ड्रामा डफ बॉयज में नजर आए। हार्ड्रिक्ट ने CW शो द गेम तत्कालीन पत्नी टिया मोरी के साथ में हिल स्ट्रीट ब्लूज एपिसोड में केबल मैन के रूप में अतिथि भूमिका निभाई थी। हार्ड्रिक्ट बाद में CBS सिटकॉम एक्सीडेंटली ऑन पर्पस के पायलट एपिसोड में रयान के रूप में दिखाई दिए। हालांकि बाद में उनकी जगह पूछ हॉल द गेम में उनकी तत्कालीन पत्नी के सहकलाकार ने ले ली। 16 2014 में हार्ड्रिक्ट ने फिल्म अमेरिकन स्निपर में एक भूमिका निभाई, जिसने उन्हें निर्देशक क्लिंट ईस्टवुड के साथ फिर से जोड़ा। 17 2015 में उन्होंने जून की भूमिका निभाई, जो बड़े भाई है जो किसी भी तरह से अपने परिवार की देखभाल करता है, फिल्म ब्रदरली लव में के पामर और एरिक डी हिल जूनियर के साथ। 18 2017 में उन्होंने टुपैक शकूर की बायोपिक ऑल आइज ऑन मी में जैक्स एग्नेंट को डेमेट्रियस शिप जूनियर, दानेई गुरिरा और मनीबी के साथ चित्रित किया। 19 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1999 कभी पप्पी नहीं ली लपेटने वाला। 2001 आत्मा का खोज कोरी छोटा क्रेजी ब्यूटीफुल विलकॉक्स। 2004 प्राणी अज्ञात पर्चा। 2005 जीवित मृतकों की वापसी नेक्रोपोलिस कोरी। रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड रेव टू द ग्रेव कोरी। हॉलीवुड हॉरर स्टेसी। 2006 घर से मीलों दूर जॉन कॉनवे। अनुबंध ड्रिफ्टवुड डेरिल जोन्स। 2007 परोस की घड़ी जेम्स। 2008 ग्रैंड टोरिनो शासक। 2009 आप में से सबसे कम रोस्को। वह आपने इतना दिलचस्प नहीं है टायरोन। आटा लड़के चिकना। 2011 लड़ाई लॉस एंजल्स लॉकेट। दिन हेनसन डांस फूटी। 2013 वार्म बॉडीज केविन। लोवेलास फ्रेंकी क्रोकर। मुफ्त भोजन छोटा। 2014 श्रेष्ठता जोएल एडमंड। अमेरिकी स्नाइपर डी डेंड्रिज। 2015 भाई का प्यार जून। 2016 कार कुत्ते बॉयड। किस्मत शीद रशीद। स्पेक्ट्रल सार्जेंट एलेसियो। 2017 वॉक ऑफ फेम नेट। सारी आंखें मुझ पर निगेल। नंगा छेद करना। नवंबर अपराधी डी कैश। 2018 211 अधिकारी हैंसन। अमेरिकी दक्षिणी गॉथिक ड्रामा फिल्म है, जिसे कासी लेमन्स ने लिखा और निर्देशित किया है, जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। सैमुअल एल जैक्सन ने एक निर्माता के रूप में काम किया और लिसा निकोल कार्सन, जर्नी स्मोलेट, लिन व्हिटफील्ड, डेबी मॉर्गन, मेगन गुर और डायहान कैरोल के साथ फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का प्रीमियर 1997 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और 7 नवंबर 1997 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म ने $4 मिलियन के बजट पर घरेलू स्तर पर $14 मिलियन की कमाई की, जिससे यह एक 997 की सबसे व्यावसायिक रूप से सफल स्वतंत्र फिल्म बन गई। 2018 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा चुना गया था। 6, 7, 8 फिल्म के 116 मिनट 1 के निर्देशक के कट को 25 अक्टूबर 2022 को द क्राइटेरियन कलेक्शन का हिस्सा बनाया गया।
कथानक 10 वर्षीय ईव बैटिस्ट 1960 के दशक में अपने छोटे भाई पो और अपनी बड़ी बहन सिसली के साथ लुइसियाना में एक समृद्ध क्रियोल अमेरिकी समुदाय में रहती है। उनके माता पिता रोज और लुइस है, जो लुइसियाना के अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में एक सम्मानित डॉक्टर है, जो फ्रांसीसी अभिजात वर्ग के वंशज होने का दावा करते हैं, जिन्होंने ईव्स बेव शहर की स्थापना की थी। एक रात एक शोरगुल वाली पार्टी के बाद ईव गलती से अपने पिता को मैटी मेरेक्स, एक पारिवारिक मित्र के साथ सेक्स करते हुए देख लेती है। हालांकि सिसली, जिसका अपने पिता के साथ बहुत स्नेही रिश्ता है, ईव को समझाती है कि उसने एक मासूम पल की गलत व्याख्या की है। स्मृति और अवलोकन की अविश्वसनीयता पूरी फिल्म में महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। बैटिस्ट परिवार के लिए गर्मियां जल्दी ही अस्तव्यस्त और तनावपूर्ण हो जाती है। ईव का अपने माता पिता के साथ रिश्ता और भी तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पिता की लगातार बेवफाई के और सबूत मिलते हैं। सिसली अपनी बहन और उनकी मां दोनों के साथ संघर्ष में आ जाती है, क्योंकि वह यौवन में प्रवेश करती है और वयस्कता में कठिन संक्रमण को पार करने की कोशिश करती है, खासकर अपनी उपस्थिति और कामुकता के संबंध में। रोज को अंततः अपने पति की बेवफाई पर शक होने लगता है, जिससे दोनों के बीच भी संघर्ष शुरू हो जाता है। फिल्म की पूरी अवधि में ईव अक्सर अपनी आंटी मोजेल के पास शरण लेती है, जो हुडू प्रैक्टिशनर के रूप में काम करती है और पड़ोस में ब्लैक विडो के रूप में प्रसिद्ध है। ईव, जिसके पास दृष्टि का आध्यात्मिक उपहार भी है, मोजेल के तीसरे पति की मृत्यु होने वाली दुर्घटना से कुछ समय पहले एक पूर्वसूचक सपना देखती है। मोजेल का उपहार उसे एलजोरा के साथ सीधे संघर्ष में भी लाता है, जो एक ज्योतिषी और समान क्षमताओं वाली संभावित चुड़ैल है। जब रोज ने पढ़ने के लिए कहा, तो एलजोरा ने संकेत दिया कि उसकी समस्या का एक अप्रत्याशित समाधान सामने आएगा, लेकिन इस बीच उसे अपने बच्चों की ओर देखना होगा। जब मोजेल अनिच्छा से इसी तरह का अनुरोध करती है, तो एलजोरा उसे देखने और उस सच्चाई को संबोधित करने के लिए मजबूर करती है, जिसे वह देखने से इनकार करती है। इस बीच ईव अपने पिता की बेवफाई से निराश होकर अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संघर्ष में आने के लिए अभिनय करना शुरू कर देती है। सिसली भी अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर देती है। अपने पहले मासिक धर्म का अनुभव करने के बाद खुद को अपने परिवार से अलग कर लेती है। बाद में सिसली ईव को अपने अजीब मूड के पीछे का राज बताती है। वह उसे बताती है कि एक रात, जब उनके माता पिता के बीच भयंकर झगड़ा हुआ, सिसली उसके पिता को सांत्वना देने गई और उसने नशे में उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। क्रोधित होकर ईव अपने पिता पर घातक अभिशाप डालने के लिए वूडू मंत्र का आदेश देने के लिए एलजोरा की तलाश करती है। चुड़ैल से मिलने के रास्ते में ईव लेनी मेरेक से मिलती है और उससे उसकी शिक्षण नौकरी के बारे में पूछती है, जो उसे घर से दूर रखती है। बातचीत में वह उसकी पत्नी मैटी और उसके पिता के बीच संभावित मुलाकात का संकेत देती है। जब ईव आखिरकार एलजोरा के घर पहुंचती है, तो वह उसे उतना डरावना नहीं पाती जितनी उसने उम्मीद की थी, बल्कि सामान्य पाती है। जबकि उसे अपने पिता की एक वूडू गुड़िया मिलने की उम्मीद थी, उसे बस इतना बताया जाता है कि अभिशाप उसके अनुरोध पर रखा गया है। पछतावे के साथ और अपने पिता को बचाने के प्रयास में ईव उसे घर लाने के लिए दौड़ती है, जब वह उसे मैटी मेरेक्स के साथ एक बार में बातचीत करते हुए पाती है। उसी समय एक शराबी लेनी मैटी को घर ले जाने के लिए आता है। एक टकराव के बाद लेनी और मैटी बार से बाहर निकलते हैं और लेनी लुइस से कहती है कि अगर उसने मैटी से फिर से बात की तो वह उसे मार देगा। लुइस के मैटी को अलविदा कहने के बाद लेनी लुइस को गोली मार देती है और मार देती है। अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद ईव को एक पत्र मिलता है, जिसे उसके पिता ने मोजेल को लिखा था, जिसमें आरोपों का खंडन किया गया था। इसमें वह दावा करता है कि सिसली उस रात उसके पास आई थी और उसे चूमा था,
पहले एक बेटी के रूप में और फिर एक प्रेमी के रूप में। नशे की हालत में उसने हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसे थप्पड़ मारा और उसे जमीन पर धकेल दिया, जिससे वह उससे नाराज हो गई। ईव सिसली से भिड़ जाती है और अपनी दूसरी दृष्टि का उपयोग करके यह पता लगाती है कि वास्तव में क्या हुआ था। यह बहनों के हाथ पकड़कर सूर्यास्त को निहारने के साथ समाप्त होता है। कास्ट: जर्नी स्मोलेट ईव बैटिस्ट के रूप में, तमारा ट्यूनी वयस्क ईव के रूप में, आवाज डेब्बी मॉर्गन मोजेल बैटिस्ट डेलाक्रोइक्स के रूप में, सैमुअल एल जैक्सन लुई बैटिस्ट, लिन व्हिटफील्ड रोज बैटिस्ट के रूप में, एलजोरा के रूप में डायहान कैरोल, लिसा निकोल कार्सन मैटी मेरेक्स के रूप में, मेगन गुड सिसली बैटिस्ट के रूप में, रॉजर गुएनवेर स्मिथ लेनी मेरेक्स के रूप में, वोंडी कर्टिस हॉल जूलियन ग्रेरेवन, ब्रैनफोर्ड मार्सालिस हैरी, कैरल सटन मैडम रेनार्ड के रूप में, एथेल आयलर ग्रैन मेरे के रूप में, जेक स्मोलेट पो बैटिस्ट के रूप में, विक्टोरिया रोवेल स्टीवी हॉब्स। उत्पादन विकास: कासी लेमन्स ने पहली बार 1993 में पटकथा लिखी थी। 10 लेमन्स ने कहा कि पटकथा छोटी कहानियों की एक श्रृंखला के रूप में उत्पन्न हुई और बच्चे छोटी कहानियों में पहली पढ़ते थे। 11 लेमन्स लुइसियाना की बचपन की यात्राओं से प्रेरित थीं। उन्होंने कहा कि वह ऐसे लोगों के बारे में कहानी लिखना चाहती थीं जो एक छोटे शहर में राजघराने की तरह थे। लुइसियाना का अमेरिका में एक अनूठा इतिहास है। यह उन कुछ जगहों में से एक था जहां दास अपनी आज़ादी खरीद सकते थे। 1700 के दशक में भी रंग के स्वतंत्र लोग थे जिनके पास नागरिकता थी, क्योंकि राज्य का स्वामित्व फ्रांसीसी के पास था। हालांकि कहानी आत्मकथात्मक नहीं है, लेमन्स ने कहा, इसमें निश्चित रूप से मेरे परिवार के टुकड़े हैं। 10 और यह की लेखन प्रक्रिया चिकित्सीय थी, क्योंकि इसने उन्हें मेरे साथ हुई चीजों को संसाधित करने की अनुमति दी, ऐसी चीजें जिनसे मैं अभी भी जूझ रही थी। ईव के मूल में यह मैं और मेरा बचपन है और इस बात से जूझना है कि मैं एक बच्चे के रूप में कितनी शक्तिशाली थी। मैंने असहज स्थितियों और अपने द्वारा महसूस किए गए संकट से कैसे लड़ा। 11. जब लेमन्स और निर्माता कैल्डेकॉट चप को फिल्म को वित्तपोषित करने के लिए स्टूडियो या उत्पादन को निर्देशित करने के लिए संभावित निर्देशकों से कोई दिलचस्पी नहीं मिली, तो लेमन्स ने इसे खुद निर्देशित करने का फैसला किया। 10 स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सैमुअल एल जैक्सन एक निर्माता और मुख्य अभिनेता दोनों के रूप में शामिल हो गए। 5-12 जैक्सन ने कहा, लुई बैटिस्ट निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। दिलचस्प संघर्षों और रोमांटिक और ग्लैमरस जीवन वाला एक पारिवारिक व्यक्ति। मुझे उस तरह के लोगों की भूमिका निभाने का मौका नहीं मिलता। 1996 में स्वतंत्र कंपनी ट्रिमार्क पिक्चर्स ने फिल्म को वित्तपोषित करने पर सहमति व्यक्त की। कास्टिंग: लेमन्स न्यूयॉर्क थिएटर में अभिनय के दिनों से ही फिल्म के कई प्रमुख अभिनेताओं को जानती थीं। 10 मेगन गुड को मूल रूप से 10 वर्षीय ईव बैटिस्ट के रूप में लिया गया था, लेकिन जब तक फिल्म का वित्तपोषण एक साथ आया, तब तक गुड इस भूमिका से बाहर हो गई थी और इसके बजाय उसे ईव की बड़ी बहन सिसली के रूप में लिया गया था। फिल्मांकन: 1996 की शरद ऋतु में लुइसियाना के कोविंगटन और मैडिसनविले में हुआ था। 10-3 फेयरव्यू रिवरसाइड स्टेट पार्क में ओटिस हाउस का इस्तेमाल बैटिस्ट परिवार की संपत्ति के रूप में किया गया था। स्वागत: फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। शिकागो सन-टाइम्स के रोजर एबर्ट ने इसे 1997 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम दिया। 13-14-15 CNN के पॉल टाटारा, 16 एम्पायर, 17 एंटरटेनमेंट वीकली, 18 लॉस एंजल्स टाइम्स, 19 द न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर, 20 द न्यूयॉर्क टाइम्स, 21 टाइम, 22 वैरायटी, 23 और द वाशिंगटन पोस्ट
2024 ने भी फिल्म और उसके प्रदर्शन की उत्साहपूर्वक प्रशंसा की। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 129 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 83% की स्वीकृति रेटिंग मिली है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, ईव्स बेउ निर्देशक कासी लेमन्स के लिए एक शानदार फीचर डेब्यू है, जिसमें मोहभंग और क्षमा पर एक मापाध्यान में शानदार प्रदर्शन और दक्षिणी रहस्यवाद की परतें हैं। 25. वल्चर के लिए 2017 के पूर्वव्यापी निबंध में एंजेलिका जेड बेस्टियन ने लिखा, फिल्म कई स्तरों पर चतुराई से काम करती है। यह एक आश्चर्यजनक युवावस्था की कहानी है, युवा अश्वेत लड़कियों के अनुभव को विशेष रूप से प्रस्तुत करने का एक अत्यंत दुर्लभ उदाहरण। ग्रामीण लुइसियाना में अश्वेत जीवन का एक ईमानदार, अतिविशिष्ट चित्रण, और अमेरिकी सिनेमाई इतिहास में सबसे महान लेखक निर्देशक की शुरुआत में से एक है। 26. फिल्म को कई पुरस्कार मिले, जिसमें इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में बेस्ट फर्स्ट फीचर और नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू अवार्ड्स से कासी लेमन्स के लिए उत्कृष्ट निर्देशन डेब्यू शामिल है। 27-28 डेबी मॉर्गन का प्रदर्शन उनकी अब तक की सबसे सम्मानित फिल्म भूमिका होगी, जिसमें शिकागो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स 29 और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार 27 के साथ साथ 4 अन्य नामांकन भी शामिल है। फिल्म को जर्नी स्मोलेट के लिए एक सफलता के रूप में भी देखा जाता है। उस बिंदु तक उन्होंने मुख्य रूप से एक टीवी अभिनेत्री के रूप में काम किया था। 30 अपने प्रदर्शन के लिए स्मोलेट ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 31 और सैन डिएगो फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अवार्ड जीता। प्रभाव फरवरी 2008 में ईव्स बेउ ने टाइम की रेस पर 25 सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों की सूची में जगह बनाई। 32. 22 फरवरी 2009 को डेबी मॉर्गन के मोजेल बैटिस्ट डेलाक्रोइक्स के चित्रण को पॉप मैटर्स की 100 आवश्यक महिला फिल्म प्रदर्शनों की सूची में शामिल किया गया था। 33. 2012 में ईव बैटिस्ट के रूप में जर्नी स्मोलेट की भूमिका को एसेंस की 25 सर्वश्रेष्ठ अश्वेत अभिनेत्रियों की सूची में शामिल किया गया था। 34. लिन व्हिटफील्ड, जन्म 15 फरवरी 1953, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में आगे बढ़ने से पहले टेलीविजन और थिएटर में अपना अभिनय करियर शुरू किया। उन्होंने सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता और एचबीओ की जीवनी फिल्म द जोसेफिन बेकर स्टोरी 1991 में जोसेफिन बेकर के रूप में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 1990 के दशक में व्हिटफील्ड ने कई टेलीविजन फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई और कई थिएटर फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई, जिनमें ए थिन लाइन बिटवीन लव एंड हेट 1996, गॉन फिशिंग 1997, ईव्स बेउ 1997, स्टेप मॉम 1998, हेड ऑफ स्टेट 2003, मैडीज फैमिली रियूनियन 2006 और द वुमेन 2008 शामिल है। व्हिटफील्ड ने 2000 और 2010 के दशक में भी कई फिल्मों में अभिनय किया। 2016 से 2020 तक उन्होंने ओपरा विनफ्रे नेटवर्क की ड्रामेटिक सीरीज ग्रीनलीफ में लेडी में ग्रीनलीफ की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और 2 नाक इमेज अवार्ड और 1 ग्रेसी अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रारंभिक जीवन जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें। लिन व्हिटफील्ड, समाचार पत्र किताबें, विद्वान जेस्टर। मार्च 2022। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। व्हिटफील्ड का जन्म लुइसियाना के बैटन रूज में हुआ था। वे लुइसियाना हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के पूर्व अध्यक्ष जीन नी बटलर और डॉ वेलेरियन स्मिथ की बेटी है, जो एक संगीतकार भी थे जिन्होंने द सपर और द वेक नामक संगीत नाटक लिखे थे। उनकी मां द लिंक्स इनकॉर्पोरेटेड के बैटन रूज चैप्टर की संस्थापक सदस्य है
और अल्फा कप्पा अल्फा सोरोरिटी की सदस्य है। व्हिटफील्ड अल्फा कप्पा अल्फा सोरोरिटी की मानद सदस्य है। वह 4 बच्चों में सबसे बड़ी है और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से तीसरी पीढ़ी की बीएफए स्नातक है। दोनों माता-पिता ने व्हिटफील्ड की अभिनय में प्रारंभिक रुचि को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि वे बैटन रूज कला क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल थे। फिल्मों के प्रति उनका प्रेम उनकी नानी एस्टेले डेवॉल बटलर से साझा हुआ। कैरियर 1970 का दशक। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने पहली बार वाशिंगटन डीसी में ब्लैक रिपर्टरी कंपनी के साथ प्रदर्शन करके मंच पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने 1974 में कंपनी के सह-संस्थापकों में से एक और ब्लैक थिएटर के अग्रदूत, नाटककार, निर्देशक, अभिनेता वेंटाइल व्हिटफील्ड से शादी की। अंततः वह न्यूयॉर्क चली गई और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लंदन के वेस्ट एंड के दौरे से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने से पहले द ग्रेट मैकडैडी और शोडाउन टाइम जैसे शो में ऑफ ब्रॉडवे दिखाई दीं। 1977 में अल्फ्रे वुडार्ड के साथ ऐतिहासिक नाटक फॉर कलर्ड गर्ल्स हु हैव कंसिडर्ड सुसाइड बटा व्हेन द रेनबो इज एनफ के निर्माण में। 1980 का दशक। व्हिटफील्ड ने 1981 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एनबीसी धारावाहिक हिल स्ट्रीट ब्लूज में जिल थॉमस के रूप में अपनी पेशेवर स्क्रीन शुरुआत की। 1983 में वह कॉमेडी फिल्म डॉक्टर डेट्रायट 1983 में थेल्मा क्लेलैंड की सहायक भूमिका निभाती हुई दिखाई दीं। बाद में उन्होंने द स्लगर्स वाइफ, सिल्वरेडो और जॉर्ज द रिवेंज फिल्मों में सह-अभिनय किया। उन्होंने टेलीविजन फिल्म द जॉर्ज मैककेना स्टोरी में डेनजल वाशिंगटन और जॉनी मी गिब्सन के साथ, एफबीआई में शीर्षक चरित्र के रूप में और एबीसी मिनी सीरीज द वुमेन ऑफ ब्रूस्टर प्लेस में ओपरा विनफ्रे और सिसिली टायसन के साथ अभिनय किया। वह केट मुलग्रे, लॉरा जॉनसन और गेल स्ट्रिकलैंड के साथ 1988 की अल्पकालिक एबीसी महिला-चालित मेडिकल ड्रामा। 1990 के दशक। 1996 में व्हिटफील्ड ने द जोसेफीन बेकर स्टोरी 1991 की शीर्षक भूमिका में व्यापक पहचान हासिल की, जिसमें उन्होंने एक अमेरिकी की भूमिका निभाई जो फॉलीज बर्गेरे स्टार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक फ्रांसीसी प्रतिरोध सेनानी और एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गई। एचबीओ की बायोपिक के लिए उनकी उम्र 18 से 68 वर्ष होनी चाहिए थी। एक अत्यधिक प्रचारित कास्टिंग कॉल के बाद व्हिटफील्ड को सैकड़ों महिलाओं में से चुना गया। 4 फिल्म में वह ऑन स्क्रीन न्यूड दिखाई दीं। 5 अपनी समीक्षा में एंटरटेनमेंट वीकली के केन टकर ने कहा, व्हिटफील्ड महान गायिका नर्तक के रूप में असाधारण रूप से अच्छी है, जो 20 के दशक में अपने गलेदार गायन और अपने कुख्यात केला नृत्य के लिए प्रमुखता में आई, एक छोटा सा नृत्य जो असली केले की स्कर्ट के अलावा कुछ भी नहीं पहने हुए किया जाता है। 6 न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि व्हिटफील्ड ने बेकर के भावुक दृढ़ संकल्प को शक्तिशाली रूप से पकड़ लिया है। 7 व्हिटफील्ड ने अपनी भूमिका के लिए एक लघु श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता और कहा कि इससे उन्हें अपनी दृष्टि की उपलब्धि और प्राप्ति की सबसे बड़ी भावना मिली। इसने निश्चित रूप से वह सब कुछ करने का आह्वान किया जो मुझे लगता था कि मैं उस बिंदु पर कर सकता था। 8 उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला। लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म नामांकन और टेलीविजन मूवी, मिनी सीरीज या ड्रामेटिक स्पेशल में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए नाक इमेज अवार्ड जीता। जोसेफिन बेकर के रूप में अपनी सफलता के बाद व्हिटफील्ड को एबीसी कानूनी ड्रामा इक्वल जस्टिस में जो मॉर्टन के साथ आवर्ती भूमिका मिली। उन्होंने अपना करियर जारी रखा, टेलीविजन के लिए बनी फिल्मों ए ट्रायम्फ ऑफ द हार्ट, द रिकी बेल स्टोरी 1991, स्टॉम्पिन एट द सेवॉय 1992 में वेनेसा एल विलियम्स, जैस्मीन गाय और वेनेसा बेल कैलोवे के साथ, टेकिंग द हीट 1993 में टोनी गोल्डविन के साथ, स्टेट ऑफ इमरजेंसी 1994 में जो मेंटेग्ना के साथ, सोफी एंड द मूनहैंगर 1996, द वेडिंग
1998, हैली बेरी की मां के रूप में, द कलर ऑफ करेज 1998 में लिंडा हैमिल्टन के साथ। उन्होंने 1994 से 1995 तक अल्पकालिक एनबीसी जासूसी श्रृंखला द कॉस्बी मिस्ट्रीज में भी नियमित भूमिका निभाई और बाद में मार्टिन और टच्ड बाय एन एंजेल में अतिथि भूमिका निभाई। 1996 में व्हिटफील्ड को डार्क रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ए थिन लाइन बिटवीन लव एंड हेट में मार्टिन लॉरेंस के साथ मुख्य भूमिका में लिया गया था। 9-10 फिल्मांकन के समय लॉरेंस व्हिटफील्ड से 12 साल छोटे थे, जो तब 42 वर्ष के थे। फिल्म ने $8 मिलियन के बजट के मुकाबले $35 मिलियन से अधिक की कमाई की। 1997 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म गॉन फिशिंग में डैनी ग्लोवर और रोसन्ना अर्क्वेट के साथ सहाभिनय किया। कनाडाई नाटक द प्लेनेट ऑफ जूनियर ब्राउन में सहायक भूमिका में दिखाई दी और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित स्वतंत्र नाटक ईव्स बेव में जूर्नी स्मोलेट के शीर्षक चरित्र की मां की भूमिका निभाई। 1998 में व्हिटफील्ड ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म स्टेप मॉम 2000 के दशक वर्तमान 2014 में कर्वबॉल के सेट पर व्हिटफील्ड 2000 के दशक में व्हिटफील्ड ने टेलीविजन और फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने क्रिस रॉक की कॉमेडी फिल्म हेड ऑफ स्टेट 2003 और टाइलर पेरी की मैडीज फैमिली रियूनियन 2006 में सहाभिनय किया। व्हिटफील्ड द वुमेन 2008, द रिबाउंड 2009 और मामा आई वांट टू सिंग 2011 में भी दिखाई दी और लो प्रोफाइल बी फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने डिज्नी चैनल फिल्म द चीता गर्ल्स और द चीता गर्ल्स 2 में डोरोथिया गैरीबाल्डी के रूप में भी अभिनय किया। टेलीविजन पर व्हिटफील्ड ने 2000 के दशक में बोस्टन पब्लिक और विदाउट ए ट्रेस में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। 2014 से 2015 तक वह एबीसी के कानूनी नाटक हाउ टू गेट अवे विद मर्डर में खलनायिका मैरी वॉकर के रूप में दिखाई दीं। 15 हिट द फ्लोर 16 में भी उनकी एक आवर्ती भूमिका थी और मिस्ट्रेस में अप्रैल रोशेल आइट्स की अपमानजनक मां के रूप में दिखाई दीं। 17 2015 में व्हिटफील्ड को ग्रीनलीफ में मुख्य खलनायक के रूप में लिया गया था, जो कि ग्रीनलीफ परिवार की बेईमान दुनिया और उनके विशाल मेम्फिस मेगाचर्च के बारे में ओपरा विनफ्रे नेटवर्क की मूल पटकथा वाली ड्रामा सीरीज थी। व्हिटफील्ड ने लेडी में ग्रीनलीफ की प्रमुख भूमिका निभाई, जो कि अत्याचारी मंत्री की पत्नी और परिवार की शक्ति और धन की भूखी कुलमाता थी। 18-19 इस सीरीज में कीथ डेविड, मेरले डेंड्रिज, किम हॉथोर्न और ओपरा विनफ्रे ने भी अभिनय किया। व्हिटफील्ड को उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 20-21 एक आलोचक ने कहा, व्हिटफील्ड में जॉन कोलिंस की परंपरा में एक भव्य सोप ओपेरा दिवा की अत्याचारी आभा है। 22 उन्होंने 2019 और 2020 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए नाक इमेज अवार्ड जीता और साथ ही 2017 में ड्रामा सीरीज में सहायक भूमिका में उत्कृष्ट महिला अभिनेता के लिए ग्रेसी अवार्ड जीता। 23 यह सीरीज 5 सीजन और 60 एपिसोड के बाद 2020 में समाप्त हो गई। व्हिटफील्ड को बाद में ग्रीनलीफ के नियोजित स्पिन-ऑफ में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया। 24 2018 में व्हिटफील्ड ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नेपिली एवर आफ्टर में सना लाथन के साथ सहाभिनय किया, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 25 उन्होंने 2019 में फॉक्स मेडिकल ड्रामा द रेजिडेंट में एक प्रसिद्ध नाइजीरियाई सर्जन शॉनेट रेनी विल्सन की मां के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 2021 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म वेकेशन फ्रेंड्स में सहाभिनय किया। 26 2023 में वह एक्शन कॉमेडी फिल्म द रिटायरमेंट प्लान में निकोलस केज और रॉन परलमैन के साथ दिखाई देंगी। 27 डेबोरा एन डेबी मॉर्गन नोट एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है। मॉर्गन कई फिल्मों और टीवी प्रस्तुतियों में दिखाई दी है और उन्हें एबीसी सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में
एंजी बैक्सटर हबर्ट की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। मॉर्गन 1989 में एंजी के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए डेटाइम एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी थीं। उन्हें चार्म्ड के चौथे और 5वें सीजन में सीर के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। फिल्म में ईव्स बेउ 1997 में मोजेल बैटिस्ट डेलाक्रोइक्स के रूप में उनके प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ सहायक महिला के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड अर्जित किया। हाल ही में उन्होंने 2014 से 2021 तक स्टारज क्राइम ड्रामा सीरीज पावर और इसके स्पिन ऑफ पावर बुक 2 घोस्ट में एस्टेले ग्रीन के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई और फॉक्स ड्रामा सीरीज अवर काइंड ऑफ पीपल में भी सहअभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। मॉर्गन का जन्म डन, उत्तरी कैरोलिना में हुआ था। उद्धरण वांछित लोरा, एक शिक्षिका और जॉर्ज मॉर्गन जूनियर, एक कसाई की बेटी। उसकी एक छोटी बहन है, टेरी। जब मॉर्गन अभी भी एक बच्ची थी, तब परिवार ब्रोंक्स में स्थानांतरित हो गया। 1997 में पीपल के साथ एक साक्षात्कार में मॉर्गन ने खुलासा किया कि उसके पिता एक शराबी थे। हालांकि उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मॉर्गन ने याद किया कि उनकी मां अक्सर अपने पिता से भागती थीं। 1975 में उनके पिता की ल्यूकेमिया से मृत्यु हो गई। 5. मॉर्गन ने एक्विनास हाई स्कूल से स्नातक किया। कैरियर। मॉर्गन की सबसे पहली फिल्म भूमिका 1976 में मूवी मंकी हसल में थी। उन्होंने वी की भूमिका निभाई थी। मॉर्गन की सबसे पहली आवर्ती भूमिका 1976 से 1977 तक व्हाट्स हैपनिंग में डायने हैरिस के रूप में थी और गुड टाइम्स में भी दिखाई दीं। 1979 में उन्हें 1979 की मिनिसीरीज रूट्स द नेक्स्ट जेनरेशन में एलेक्स हेली की परदादी एलिजाबेथ हार्वे की भूमिका के लिए और द व्हाइट शैडो में कर्टिस जैक्सन की पूर्व प्रेमिका जो वेश्या बन गई थी की मेहमान भूमिका के लिए प्रशंसा मिली। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिका सोप ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में एंजी बैक्सटर हबर्ट की थी, एक भूमिका जो उन्होंने मूल रूप से जनवरी 1982 से जुलाई 1990 तक निभाई थी। 1989 में मॉर्गन ने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए डेटाइम एमी पुरस्कार जीता, जिसे उन्होंने सांता बारबरा अभिनेत्री नैन्सी ली ग्राहन के साथ साझा किया। उन्होंने और विलियम्स ने 1980 के दशक के मध्य में न्यूयॉर्क हॉट ट्रैक्स नामक एक संगीत वीडियो शो की सहमेजबानी भी की। उद्धरण आवश्यक। ऑल माई चिल्ड्रन छोड़ने के बाद मॉर्गन ने एनबीसी सोप ओपेरा जेनरेशन अभिनेत्री शेरोन ब्राउन की जगह में चैंटल मार्शल की भूमिका निभाई और शो के समाप्त होने तक इसमें बनी रहीं। इसके बाद उन्होंने 1993 में एबीसी के लविंग में एंजी हबर्ट के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 1995 में वह इसी चरित्र को द सिटी लविंग का एक नया संस्करण में लेकर आईं, जिससे मॉर्गन 3 अलग-अलग सोप ओपेरा में एक ही चरित्र को चित्रित करने वाले कुछ कलाकारों में से एक बन गईं। 1997 से 1998 तक उन्होंने पोर्ट चार्ल्स में डॉ. एलेन बर्गेस की भूमिका भी निभाई। 1980 और 1990 के दशक में मॉर्गन अश्वेत महिलाओं के लिए संभावनाओं का एक वास्तविक प्रतीक बन गई, क्योंकि उनकी सभी सोप ओपेरा भूमिकाओं में उन्होंने एक सफल डॉक्टर की भूमिका निभाई। मॉर्गन ने निर्देशक कासी लेमन्स की ड्रामा फिल्म ईव्स बेउ 1997 में दिव्यदर्शी मोजेल बैटिस्ट डेलाक्रोइक्स की भूमिका के लिए फिल्म समीक्षकों से प्रशंसा अर्जित की। 7. अपने चित्रण के लिए उन्होंने शिकागो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड जीता और उन्हें इमेज अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। बाद में उन्होंने सोप ओपेरा छोड़ दिया और शीज ऑल दैट 1999, द हरिकेन 1999, लव एंड बास्केटबॉल 2000, वुमन टू आर्ट लूज्ड 2004, कोच कार्टर 2005, रिलेटिव स्ट्रेंजर्स 2006 और कलर ऑफ द क्रॉस 2006 में भूमिकाओं के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की।
टेलीविजन पर उन्होंने द प्रैक्टिस, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, बोस्टन पब्लिक, प्रोविडेंस और सोल फूड में भूमिकाएं निभाईं। 2002 से 2003 तक मॉर्गन ने लाइफटाइम ड्रामा सीरीज फॉर द पीपल में ली थॉम्पसन के विपरीत मुख्य किरदार लोरा गिब्सन की भूमिका निभाई। उन्होंने चार्म्ड के चौथे और 5वें सीजन में सीर की भूमिका भी निभाई। मॉर्गन, कोस्टार डेर्नेल विलियम्स के साथ डेटाइम टेलीविजन छोड़ने के 10 साल बाद जनवरी 2008 में ऑल माई चिल्ड्रन में लौट आईं। 9 मई 2009 और 2011 में उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के लिए डेटाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2011 में एबीसी ने ऑल माई चिल्ड्रन को रद्द कर दिया और मॉर्गन 7 अक्टूबर 2011 को योलांडा हार्मनी हैमिल्टन 11-12 के रूप में द यंग एंड द रेस्टलेस के कलाकारों में शामिल हो गए। 23 सितंबर 2011 को ऑल माई चिल्ड्रन के अंतिम टेलीविजन एपिसोड प्रसारित होने के ठीक 2 सप्ताह बाद 2013 में मॉर्गन ऑल माई चिल्ड्रन के वेब आधारित रीबूट में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने एंजी हबर्ट की भूमिका दोहराई। 13 इस सीरीज का प्रीमियर 29 अप्रैल 2013 को हुआ था और एक सीजन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। 14-15 नवंबर 2013 में ऑल माई चिल्ड्रन के रद्द होने के बाद मॉर्गन को स्टारस ड्रामा सीरीज पावर 18-19 मॉर्गन ने बाद में लाइफटाइम बायोपिक टोनी ब्रेक्सटन अनब्रेक माई हार्ट में टोनी ब्रेक्सटन की मां की भूमिका निभाई। 20-21-22 2017 में मॉर्गन मार्वल मिनिस्ट्रीज द डिफेंडर्स में डेलोरेस की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। अगले वर्ष उन्होंने बीईटी ड्रामा सीरीज द क्वाड में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 2019 में वह मार्लन वेन्स अभिनीत नेटफ्लिक्स फिल्म सेक्सटुप्लेट्स में दिखाई दीं। उन्होंने लाइफटाइम मूवी मेरी लिटिल क्रिसमस और इसके सीक्वल में केली रॉलैंड के साथ अभिनय किया। 2021 में उन्हें ली डेनियल प्राइम टाइम सोप ओपेरा अवर काइंड ऑफ पीपल में याया दाकोस्टा के साथ कास्ट किया गया। 2023 में उन्होंने लाइफटाइम बायोपिक कीशिया कोल दिस इज माई स्टोरी में कीशिया कोल की मां का किरदार निभाया। टीवी फेनेटिक से जैस्मीन ब्लू ने अपनी समीक्षा में लिखा, डेबी मॉर्गन हालांकि हमेशा एक ताकत रही है, एक किंवदंती जो अपने फूलों के हर आखिरी टुकड़े की हकदार है। यह कहना कि उन्होंने इस फिल्म को चुरा लिया सदी की सबसे बड़ी कमी होगी। वह शानदार थीं। उन्होंने फ्रेंकी की भूमिका निभाने में इतना उल्लेखनीय काम किया। ऐसे क्षण थे जब मुझे सचमुच ठंड लग गई। यह लगभग भयानक है कि मॉर्गन ने दिवंगत मां और दादी को कितनी अच्छी तरह से निभाया। 24 मॉर्गन को बाद में टाइलर पेरी द्वारा लिखित और निर्देशित ड्रामा फिल्म डिवोर्स इन द ब्लैक में कास्ट किया गया। व्यक्तिगत जीवन। मॉर्गन की 4 बार शादी हो चुकी है और उनके कोई बच्चे नहीं है। उनकी पहली शादी 1980 से 1984 तक चार्ल्स वेल्डन से हुई थी। 1989 में मॉर्गन ने अभिनेता चार्ल्स एस डटन से शादी की। 1994 में तलाक हो गया। 1997 से 2000 तक मॉर्गन की शादी फोटोग्राफर डॉन थॉम्पसन से हुई। मॉर्गन की शादी जून 2009 से जेफरी विंस्टन से हुई है। 25 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1971 रोना चाचा ओल्गा विंटर। 1974 अविश्वसनीय मनोहरता मॉर्गन स्टेट छात्र। 1975 मंडिंगो DITE। 1976 टैक्सी ड्राइवर कोलंबस सर्कल पर लड़की अमान्य। 1976 बंदरों की भागदौड़ छठी। 1979 प्रेम का क्रूर रोष दूधिया पत्थर टेलीविजन फिल्म। 1981 थॉर्नवेल कैथरीन टेलीविजन फिल्म। 1984 जेसी ओवेंस की कहानी रूथ सोलोमन ओवेंस टेलीविजन फिल्म। 1987 निर्दोष होने का दोषी लेनेल गेटर की कहानी मार्सिया हिक्सन टेलीविजन फिल्म। 1988 ओलिवर एंड कंपनी रिल्था आवाज।
1992 पेरी मेसन, घातक फ्रेमिंग का मामला, मॉरीन गिलमैन टेलीविजन फिल्म। वोंडी कर्टिस हॉल एक अमेरिकी अभिनेता, फिल्म निर्देशक और टेलीविजन निर्देशक है। एक अभिनेता के रूप में, उन्हें डेविड ई केली द्वारा निर्मित सीबीएस मेडिकल ड्रामा शिकागो होप में डॉ. डेनिस हैंकॉक और नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज डेयर डेविल में बेन उरीच की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने कल्ट फिल्म ग्रिडलॉकर लिखी और निर्देशित की। प्रारंभिक जीवन। कर्टिस हॉल का जन्म डेट्रॉयट, मिशिगन में हुआ था। वे एंजेलिन, एक नर्स, और कर्टिस हॉल, एक निर्माण कंपनी के मालिक के बेटे थे। उद्धरण आवश्यक। डिजाइनर केवन हॉल वोंडी के भाई है। उनकी एक बहन भी है, शेरी। वे सभी डेट्रोइट में प्रेजेंटेशन आवर लेडी ऑफ विक्ट्री ग्रेड स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्हें प्रोविडेंस की ओब्लेट सिस्टर्स द्वारा पढ़ाया जाता था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ननों का एकमात्र अश्वेत आदेश है। उद्धरण की आवश्यकता। कैरियर। शुरुआत में एक स्टेज अभिनेता, कर्टिस हॉल ब्रॉडवे संगीत ड्रीम गर्ल्स के मूल कलाकारों के सदस्य थे। उन्होंने जेम्स थंडर अर्ली के मूल प्रबंधक मार्टी की भूमिका की शुरुआत की। कर्टिस हॉल कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिनमें वन गुड कॉप, पैशन फिश, शुगर हिल, कमिंग टू अमेरिका, क्रुकलिन, ड्रॉप स्क्वाड, ईव्स बेयू, टर्न इट अप और विलियम शेक्सपियर की रोमियो प्लस जूलियट शामिल है। निर्देशक के रूप में उनके क्रेडिट में ग्रिडलॉकर, ग्लिटर, रिडेम्पशन, द स्टेन 2 की विलियम स्टोरी, 2 वेस्ट डीप फिल्में और साथ ही टेलीविजन शो द शील्ड, फायरफ्लाई, शिकागो होप और एमडी के एपिसोड शामिल है। 2000 में, वोंडी कर्टिस हॉल और डैनी ग्लोवर, जिन्होंने बाद में ड्रीम गर्ल्स के फिल्म रूपांतरण में मार्टी का किरदार निभाया, दोनों टीएनटी द्वारा टेलीविजन के लिए बनाई गई फिल्म फ्रीडम सॉन्ग में दिखाई दिए। 2019 में कर्टिस हॉल फिल्म हैरियट में दिखाई दिए, जहां एक समीक्षक के अनुसार वोंडी कर्टिस हॉल रेवरेंड ग्रीन के रूप में अपने लंबे करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देते हैं। उन्होंने सोलफूर, आई विल फ्लाई अवे और ईआर जैसी टीवी सीरीज में आवर्ती भूमिकाएं निभाई है। ईआर में एक आत्महत्या करने वाले मरीज की भूमिका के लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए एमी पुरस्कार नामांकन मिला। बाद में उस सीरीज में वे रोजर मैकग्राथ के रूप में एक आवर्ती भूमिका में दिखाई दिए। एक अभिनेता के रूप में उनकी अब तक की सबसे प्रमुख टेलीविजन भूमिका मेडिकल ड्रामा शिकागो होप में सहायक चरित्र डेनिस हैनकॉक की है। कर्टिस हॉल ने नेटफ्लिक्स सीरीज डेयर डेविल में बेन उरीच का किरदार निभाया। 4. वह द सोप्रानोस के एक एपिसोड में भी दिखाई दिए। व्यक्तिगत जीवन। कर्टिस हॉल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में पूर्णकालिक कला प्रोफेसर है। फिल्मोग्राफी। अभिनेता। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 1988的拉希वक्ता आवाज 1988 अमेरिका में आ रहा है। बास्केटबॉल खेल विक्रेता। 1989 रहस्यमय ट्रेन ईडी खंड अंतरिक्ष में खोया। 1989 बारिश वाली काली रात जासूसी। 1990 डाई हार्ड 2 चक्की वाला। 1991 एक अच्छा पुलिस वाला पिता विल्स। 1991 उपचार कष्टदायक है। 1992 मम्बो किंग्स मिगुएल मोंटोया। 1992 पैशन फिश शुगर लेडॉक्स। 1993 नीचे गिरना आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति नहीं। 1993 शुगर हिल मार्क डोबी। 1994 क्रुकलिन अंकल ब्राउन। 1994 स्पष्ट वर्तमान खतरा वॉयस प्रिंट विश्लेषक। 1994 ड्रॉप स्क्वाड रॉकी सीवर्स। 1995 मंगलवार सुबह की सवारी खोदने वाला लघु फिल्म। 1996 टूटा तीर चीफ सैम रोड्स। 1996 स्वर्ग के कैदी मिनोस्पी डाउ ट्रीव। 1996 रोमियो प्लस जूलियट कैप्टन प्रिंस। 1996 डॉ. ह्यूगो लघु फिल्म। 1997 ग्रिडलॉक डी रिपर।
1997 ईव्स बेव जूलियन ग्रेरेवेन 2000 और बराओ टीला 2007 मुझसे बात करो सनी जिम केल्सी 2007 शहीद में डुबाने वाला चालाक 2008 क्रेनशॉ नाइट्स फ्रैंक जुपिटर जॉनसन ब्रैनफोर्ड मार्सालिस जन्म 26 अगस्त 1960 एक अमेरिकी सैक्सोफोनिस्ट संगीतकार और बैंड लीडर है। ब्रैनफोर्ड मार्सालिस चौकरी के नेता के रूप में मुख्य रूप से जैज में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे शास्त्रीय कलाकारों के साथ एकल कलाकार के रूप में भी अक्सर प्रदर्शन करते हैं और बकशॉट लेफोनक समूह का नेतृत्व कर चुके हैं। 1992 से 1995 तक उन्होंने टुनाइट शो बैंड का नेतृत्व किया। प्रारंभिक जीवन मार्सालिस का जन्म 26 अगस्त 1960 को न्यू ऑरलियंस में हुआ था। वह डोलोरेस नी फर्डिनेंड, एक जैज गायक और स्थानापन्न शिक्षक, और एलिस लुइस मार्सालिस जूनियर, एक पियानो वादक और संगीत प्रोफेसर के बेटे हैं। 3 उनके भाई जेसन मार्सालिस, विंटन मार्सालिस और डेल्फेओ मार्सालिस भी जैज संगीतकार है। कैरियर संगीत की शुरुआत 1980 से 1985। जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें ब्रैनफोर्ड मार्सालिस, समाचार पत्र पुस्तकें विद्वान ज्येष्ठ। मार्च 2022 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। मार्सालिस ने 1978 में एलेनोर मैकमेन सेकेंडरी मैग्नेट स्कूल से स्नातक किया। हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने द क्रिएटर्स नामक एक R&B कवर बैंड में काम किया। 4 इसके बाद मार्सालिस ने बैटन रूज के ऐतिहासिक रूप से अश्वेत कॉलेज, साउदर्न यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने प्रसिद्ध जैज शहनाई वादक एल्विन बैटिस्ट के अधीन अध्ययन किया। बैटिस्ट के प्रोत्साहन पर बाद में मार्सालिस बोस्टन में बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में स्थानांतरित हो गए। बर्कली में एक छात्र के रूप में मार्सालिस ने ड्रमर आर्ट ब्लेकी के नेतृत्व में एक बड़े समूह में ऑल्टो और टेनर सैक्सोफोन बजाते हुए यूरोप का दौरा किया। अगले वर्ष लियोनेल हैम्पटन और क्लार्क टेरी के साथ अन्य बड़े बैंड के अनुभव हुए और 1981 के अंत तक ऑल्टो सैक्सोफोन पर मार्सालिस ब्लेकी के जैज मैसेंजर्स में अपने भाई विंटन के साथ शामिल हो गए। अपने भाई के साथ अन्य प्रदर्शनों, जिसमें हर्बी हैनकॉक के साथ 1981 का जापानी दौरा भी शामिल, उन्होंने 1985 तक विंटन के साथ काम करना जारी रखा। इस दौरान उनकी अपनी पहली रिकॉर्डिंग सीन्स इन द सिटी भी रिलीज हुई। साथ ही माइल्स डेविस और डिजी गिलेस्पी सहित अन्य कलाकारों के साथ उन्होंने अतिथि भूमिकाएं भी निभाईं। विस्तारित उत्पादन 1985 से 1995। ब्रैनफोर्ड मार्सालिस मोंटेरे जैज फेस्टिवल 1992 में। 1985 में वे रॉक बैंड द पुलिस के गायक और बासिस्ट स्टिंग के साथ अपने पहले एकल प्रोजेक्ट द ड्रीम ऑफ द ब्लू टर्टल्स में शामिल हुए, जिसमें जैज और सत्र संगीतकार उमर हकीम ड्रम पर, डेरिल जोन्स बास पर और केनी किर्कलैंड कीबोर्ड पर थे। वे 1999 में ब्रांड न्यू डे की रिलीज तक स्टूडियो और लाइव दोनों जगहों पर स्टिंग के लाइनअप में नियमित रूप से शामिल हो गए। 1986 में मार्सालिस ने पियानो वादक किर्कलैंड, ड्रमर जेफ 10 वाट्स और बास खिलाड़ी रॉबर्ट हर्स्ट के साथ ब्रैनफोर्ड मार्सालिस चौकरी का गठन किया। उस वर्ष उन्होंने अपना पहला एल्बम रॉयल गार्डन ब्लूज रिलीज किया। चौकरी के उस लाइनअप ने 4 और एल्बम जारी किए, जिनमें से अंतिम आई हर्ड यू ट्वाइस द फर्स्ट टाइम 1992 ने सर्वश्रेष्ठ वाद्य जैज एल्बम व्यक्तिगत या समूह के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। 1988 में मार्सालिस ने स्पाइक ली की फिल्म स्कूल डेज में सहाभिनय किया। साथ ही फिल्म में संगीत के लिए कई हॉर्नब्लोइंग इंटरल्यूड्स भी प्रस्तुत किए। उनकी मजाकिया टिप्पणियों ने उन्हें फिल्म में कई यादगार वन लाइनर्स के लिए प्रेरित किया है। 1989 में
मार्सालिस ने ली की फिल्म डू द राइट थिंग के शुरुआती लोगों पर लिफ्ट एवरी वॉयस एंड सिंग का 30 सेकंड का कवर बजाया। 1990 और 1994 के बीच ब्रैनफोर्ड ने कई बार ग्रेटफुल डेड के साथ खेला और उनके 1990 के लाइव एल्बम विदाउट ए नेट में दिखाई दिए। बाद में वे वेक अप टू फाइंड आउट में दिखाई दिए, जो 29 मार्च 1990 के कॉन्सर्ट का पूर्ण विमोचन था जिसमें उन्होंने प्रदर्शन किया था। मार्सालिस ने डेडहेड्स के बीच अपनी लोकप्रियता को मेरे साथ हुई सबसे विचित्र बात के रूप में वर्णित किया है। 1992 में मार्सालिस हाल ही में लॉन्च किए गए द टुनाइट शो विद जे लेनो में टुनाइट शो बैंड के नेता बन गए, जब जे लेनो ने जॉनी कार्सन की जगह ली। शुरू में मार्सालिस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में पुनर्विचार किया और इस पद को स्वीकार कर लिया। वह अपने साथ ब्रैनफोर्ड मार्सालिस चौकरी के 3 अन्य सदस्यों को लेकर आए, जो क्रमशः टुनाइट शो बैंड के पियानो वादक, ड्रमर और बास वादक बन गए। 1994 में मार्सालिस ने बकशॉट लेफोन्क, जिसका नाम कैनबॉल एडरले द्वारा इस्तेमाल किए गए छद्म नाम के नाम पर रखा गया था, नामक समूह का गठन किया, जो रॉक और हिप हॉप के तत्वों वाला एक जैज समूह था। उस वर्ष उन्होंने अपना पहला एल्बम बकशॉट लेफोन्क जारी किया, जिसका अधिकांश निर्माण डीजे प्रीमियर द्वारा किया गया था। 1994 में मार्सालिस रेड हॉट ऑर्गेनाइजेशन के संकलन सीडी स्टोलन मोमेंट्स रेड हॉट प्लस कूल में दिखाई दिए। 6 अफ्रीकी अमेरिकी समाज में एड्स महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए इस एल्बम को टाइम द्वारा एल्बम ऑफ द ईयर नामित किया गया था। 1995 में मार्सालिस ने द टुनाइट शो छोड़ दिया। वह इस भूमिका से नाखुश हो गए। उन्हें यह नापसंद था कि उन्हें हमेशा उत्साह दिखाना था, यहाँ तक कि उन चुटकुलों के लिए भी जो उन्हें अजीब लगते थे। गिटार वादक केविन यूबैंक ने उन्हें बैंड लीडर के रूप में सफल बनाया। छोड़ने के तुरंत बाद एक बहुचर्चित साक्षात्कार में मार्सालिस ने कहा, मुझे बाद में पता चला कि संगीत निर्देशक का काम सिर्फ मेजबान की चापलूसी करना था और मैं चापलूस नहीं हूं। उन्होंने यह भी शिकायत की कि जब वह हंसते या मुस्कुराते नहीं थे तो कुछ दर्शकों की धारणा थी, ओह वह रूखा है, वह अपने मालिक से नफरत करता है। जब साक्षात्कारकर्ता ने पूछा कि क्या मार्सालिस लेनो से नफरत करता था, तो मार्सालिस ने जवाब दिया, ओह मैं उससे घृणा करता था। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें लेनो से नफरत नहीं थी। संक्रमण 1995 से 2007। 1997 में बासिस्ट एरिक रेविस ने ब्रैनफोर्ड मार्सालिस चौकरी में हर्स्ट की जगह ली। अगले वर्ष किर्कलैंड की मृत्यु हो गई और उनकी जगह पियानोवादक जॉय कैल्डेराजो ने ले ली। ब्रैनफोर्ड मार्सालिस चौकरी ने तब से बड़े पैमाने पर दौरा और रिकॉर्डिंग की है। 2 दशकों तक मार्सालिस कोलंबिया से जुड़े रहे, जहां उन्होंने 1997 और 2001 के बीच जैज रिकॉर्डिंग के लिए रचनात्मक सलाहकार और निर्माता के रूप में काम किया, जिसमें 2 एल्बमों के लिए सैक्सोफोनिस्ट डेविड एस वेयर को साइन करना भी शामिल था। 2002 में मार्सालिस ने अपना खुद का लेबल मार्सालिस म्यूजिक स्थापित किया। इसकी सूची में क्लाउडिया एक्यूना, हैरी कॉनिक जूनियर, डग वैम्बल, मिगुएल जेनॉन के अलावा मार्सालिस परिवार के सदस्यों के एल्बम शामिल है। मार्सालिस कॉलेज शिक्षा में भी शामिल हो गए हैं। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी 1996 से 2000, सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी 2000 से 2002 और नॉर्थ कैरोलिना सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2005 वर्तमान में नियुक्तियां की है। 2005 में तूफान कैटरीना के बाद मार्सालिस और हैरी कॉनिक जूनियर ने स्थानीय हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के साथ मिलकर न्यू ऑरलियंस में म्यूजिशियन विलेज बनाया, जिसका केंद्र बिंदु एलिस मार्सालिस सेंटर फॉर म्यूजिक था। शास्त्रीय और ब्रॉडवे परियोजनाएं 2008 से 2010। कंडक्टर गिल जार्डिम के निर्देशन में ब्रैनफोर्ड मार्सालिस और फिलहार्मोनिया ब्रासिलीरा के सदस्यों ने 2008 की शरद ऋतु में संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया,
जहां उन्होंने ब्राजीलियाई संगीतकार हेटर विलालोबोस की रचनाओं का प्रदर्शन किया, जिसे एकल सैक्सोफोन और ऑर्केस्ट्रा के लिए व्यवस्थित किया गया था। इस परियोजना ने प्रतिष्ठित ब्राजीलियाई संगीतकार की मृत्यु की 50वीं वर्षगांठ मनाई। मार्सालिस और उनकी चौकड़ी के सदस्य अमेरिकन स्पेक्ट्रम के लिए नॉर्थ कैरोलिना सिम्फनी में शामिल हुए, जिसे स्वीडन के BIS रिकॉर्ड्स द्वारा फरवरी 2009 में रिलीज किया गया। इस एल्बम में मार्सालिस और ऑर्केस्ट्रा ने माइकल डॉघर्टी, जॉन विलियम्स, नेड रोरेम और क्रिस्टोफर राउज द्वारा अमेरिकी संगीत की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया, जबकि ग्रांट लेवेलिन द्वारा इसका संचालन किया गया। मार्सालिस ने 2010 में अगस्त विल्सन के नाटक फेंसेस के ब्रॉडवे पुनरुद्धार के लिए संगीत लिखा था। 14 जुलाई 2010 को मार्सालिस ने सेंट्रल पार्क के ग्रेट लॉन पर न्यूयॉर्क फिल्हार्मोनिक के साथ अपनी शुरुआत की। कंडक्टर एंड्री बोरेको के नेतृत्व में मार्सालिस और न्यूयॉर्क फिल्हार्मोनिक ने ग्लेजुनोव के कॉन्सर्टो फॉर ऑल्टो सैक्सोफोन और शूलॉफ के हॉटसोनेट फॉर ऑल्टो सैक्सोफोन एंड ऑर्केस्ट्रा का प्रदर्शन किया। बोरेको, मार्सालिस और फिल्हार्मोनिक ने उसी महीने बाद में वेल सीओ में फिर से वही कार्यक्रम प्रस्तुत किया और अगले फरवरी में न्यूयॉर्क, NY के एवरी फिशर हॉल में 4 बार और प्रदर्शन किया। 2011 वर्तमान लोटोस जैज फेस्टिवल 2019 में पोलैंड के बिएल्स्कोबियाला में एक संगीत कार्यक्रम में ब्रैनफोर्ड मार्सालिस। जून 2011 में एक बैंड सेटिंग में 10 से अधिक वर्षों तक एक साथ काम करने के बाद ब्रैनफोर्ड मार्सालिस और जॉय कैल्डेराजो ने ब्रैनफोर्ड के लेबल मार्सालिस म्यूजिक पर सॉन्ग्स ऑफ मिर्थ एंड मेलांचोली नामक अपना पहला युगल एल्बम रिलीज किया। उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 2011 TD टोरंटो जैज फेस्टिवल में हुआ था। 2012 में ब्रैनफोर्ड मार्सालिस ने 21 अप्रैल 2012 को रिकॉर्ड स्टोर डे 2012 से पहले डीलक्स 180 ग्राम हाई डेफिनेशन विनाइल पर 4MF प्लेन ट्यून्स रिलीज किया। यह ब्रैनफोर्ड मार्सालिस चौकड़ी की ड्रमर जस्टिन फॉल्कनर के साथ पहली रिकॉर्डिंग है, जो 2009 में बैंड में शामिल हुए थे, और यह मार्सालिस म्यूजिक की पहली विनाइल रिलीज थी। इस एल्बम को एप्पल आईट्यून्स बेस्ट ऑफ 2012 इंस्ट्रूमेंटल जैज एल्बम ऑफ द ईयर नामित किया गया था। मार्सालिस ने बुधवार 5 सितंबर 2012 को चार्लोट में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में द स्टार स्पैंगल्ड बैनर का प्रदर्शन किया। 2019 में मार्सालिस ने द सीक्रेट बिटवीन द शैडो एंड द सोल रिलीज किया, जिसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी चौकड़ी के साथ रिकॉर्ड किया। एल्बम के रिलीज से पहले मार्सालिस ने अपने बैंड की लंबी उम्र और उनके दृष्टिकोण पर टिप्पणी करते हुए कहा, एक साथ रहने से हमें साहसिक, परिष्कृत संगीत बजाने और अच्छी आवाज निकालने का मौका मिलता है। परिचित न होने से रक्षात्मक खेल खेलने की ओर जाता है, गलती न करने के लिए खेलना। मुझे परिष्कृत संगीत बजाना पसंद है, और मैं इस संगीत को उन लोगों के साथ नहीं बना सकता जिन्हें मैं नहीं जानता। दोस्तों, इस एक तरह से इसके रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 11 जुलाई को ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर कर दी जाएगी। साथ ही साथ इसके साथ एक और मूवी आ रही है, वो आपके लिए एक तरह से आई बटन पर वो वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है, वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी पूरी जानकारी से एक तरह से बारे में हमने आपको दे दी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे हाल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।